इस डीप डाइव सेशन में स्वागत है। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर जिसने आधुनिक दुनिया की नींव रखी, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बिल्कुल। और देखिए, ये एक बहुत ही स्पेशल प्रैक्टिस सेशन है, खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड एग्जाम्स या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सही कहा। तो हमारा आज का मिशन बहुत क्लियर है। हम इस चैप्टर के सोर्स मटेरियल को मतलब एकदम पेज बाय पेज एनालाइज करेंगे, और इसमें से हमने निकाले हैं 10 शॉर्ट क्वेश्चंस और 10 लॉन्ग क्वेश्चंस। हाँ, पैटर्न बड़ा सिंपल रहेगा। हर क्वेश्चन पहले इंग्लिश में पूछा जाएगा, फिर एग्जाम्स में मार्क्स लाने के लिए एग्जैक्ट इंग्लिश कीवर्ड्स क्या लिखने हैं वो बताए जाएंगे, और फाइनली उस कॉन्सेप्ट को हिंदी में डिटेल में समझाया जाएगा, ताकि कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाए, रटना ना पड़े। ओके, लेट्स अनपैक दिस। सेशन की शुरुआत शॉर्ट क्वेश्चन से करते हैं। पेज 1 पर ही एक बहुत फेमस पेंटिंग है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉज फ्रेडरिक सोरियो एंड व्हाट डिड ही विजुअलाइज? एग्जाम्स के लिए इसके एग्जैक्ट कीवर्ड्स आपको लिखने हैं। He was a French artist who prepared a series of 4 prints in 1848, visualizing a world made up of democratic and social republics. यानी अगर हम इसको आसान हिंदी में समझें तो सोरियो एक कलाकार थे जिन्होंने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा था जहां लोग अलग अलग आजाद नेशंस में बटे हों। सही कहा। और सबसे बड़ी बात, उस वक्त ये एक यूटोपियन सपना लगता था। यूटोपियन यानी एक ऐसी कल्पना जो कभी पूरी ना हो सके। राइट, क्योंकि रियलिटी बिल्कुल अलग थी। और यहीं से आता है हमारा दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एब्सोल्यूटिस्ट? इसके इंग्लिश कीवर्ड्स नोट कीजिए। अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल that has no restraints on the power exercised. In history, it refers to a centralized, militarized and repressive monarchical government. आसान शब्दों में कहें तो एक ऐसी सरकार या राजा जिसकी शक्ति पर कोई रोक-टोक ना हो, जो बस अपनी मर्जी चलाता हो और लोगों को दबा कर रखता हो। Exactly. और ऐसी रिप्रेसिव सरकारों के बीच ही नेशन का आइडिया पनप रहा था। अर्नस्ट रेनन के एस्से से हमारा तीसरा क्वेश्चन बनता है, डिफाइन प्लेबिसाइट। हाँ, प्लेबिसाइट। डिफाइन प्लेबिसाइट एज मेंशन्ड इन अर्नस्ट रेनन्स एसे। इसका आंसर लिखना है, a direct vote by which all the people of a region are asked to accept or reject a proposal. तो रेनन के अनुसार एक देश बनाने के लिए लोगों की मर्जी सबसे जरूरी है। प्लेबिसाइट एक डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम है जहां जनता से हाँ या ना में फैसला मांगा जाता है। बिल्कुल। और लोगों की आजादी से जुड़ा है हमारा चौथा क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम एंड व्हाट डिड इट स्टैंड फॉर द न्यू मिडिल क्लास? इसका आंसर इंग्लिश में कैसे फ्रेम करेंगे? ऐसे लिखना है, डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री। इट स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। लिबर का मतलब ही आजादी है। हाँ, तो जो नया मिडिल क्लास उभर रहा था उनके लिए इसका सीधा अर्थ था कि हर इंसान आजाद हो और कानून के सामने मतलब लॉ के सामने सब बराबर हों। सही पकड़ा। अब आते हैं आर्थिक आजादी पर। क्वेश्चन 5 है, व्हाट वाज ज़ोल्वेराइन? ये बहुत बार पूछा जाता है। ज़ोल्वेराइन। हाँ, कीवर्ड्स ध्यान रखिए। इट वाज अ कस्टम्स यूनियन फॉर्म्ड इन 1834 एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया, joined by most German states. It abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. बाप रे, पहले 30 करेंसीज थीं। तो बेसिकली ट्रेड को आसान बनाने के लिए ये एक यूनियन थी। ज़ोल्वेराइन ने अलग-अलग टैक्स बैरियर्स हटा दिए और बिजनेस को एकदम स्मूथ बना दिया। लेकिन इस आजादी के बिल्कुल खिलाफ एक और सोच थी, जो हमारा छठा क्वेश्चन है, What is conservatism? What is conservatism? इसका एग्जाम आंसर क्या होगा? A political philosophy that stressed the importance of tradition, established institutions and customs, and preferred gradual development to quick change. तो ये वो सोच थी जो पुरानी परंपराओं, राजा महाराजाओं के रूल और चर्च को बचाना चाहती थी, और जो क्रांति जैसे अचानक आने वाले बदलाव थे उनके बिल्कुल खिलाफ थी। हाँ, और इन कंजर्वेटिव से लड़ने वाले क्रांतिकारियों पर है हमारा 7वां क्वेश्चन, Who was Giuseppe Mazzini? मजीनी, इनके बारे में क्या लिखना चाहिए? यानी इटालियन रेवोल्यूशनरी born in Genoa in 1805,
He became a member of the secret society of the Carbonari and founded two underground societies, Young Italy and Young Europe. मजीनी एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो इटली को एक आज़ाद देश बनाना चाहते थे। उन्होंने सीक्रेट ग्रुप्स इसलिए बनाए क्योंकि कंजर्वेटिव सरकार उन जैसे लोगों को ढूंढकर दबा रही थी। सही बात है। अब देखिए, देश सिर्फ युद्ध से नहीं बनते, कल्चर का बहुत बड़ा रोल है। और इस पर हमारा 8वां क्वेश्चन है, What was the aim of the Grimm brothers in collecting folk tales? What's fascinating here is culture वाला पार्ट। जी, इसके कीवर्ड्स बताइए। they believed their collected folk tales were expressions of a pure German spirit. It was an effort to oppose French domination and create a German national identity. यानी इन दोनों भाइयों ने गांव-गांव घूमकर पुरानी कहानियां इकट्ठी की। उनका मानना था कि देश की असली आत्मा इन लोक कथाओं में बसती है। बिल्कुल, जो जर्मनी के लोगों को आपस में जोड़ने का काम करेगी। चलिए अब क्वेश्चन 9, डिफाइन द टर्म फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट एग्जाम में इसे कैसे डिफाइन करेंगे? Awareness of women's rights and interests based on the belief of the social, economic and political equality of the genders. सिंपल है, महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता, इस विश्वास के साथ कि समाज, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर मर्द और औरत दोनों एकदम बराबर हैं। आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, What is the ethnic composition of the Balkans? बाल्कन्स ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा था। हाँ, इसीलिए कीवर्ड्स लंबा है। A region of geographical and ethnic variation comprising modern-day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Slovenia, Serbia and Montenegro, broadly known as the Slavs. मतलब बाल्कन्स एक बहुत बड़ा एरिया था जिसमें आज के इतने सारे छोटे-छोटे देश आते हैं। यहाँ के लोगों को एक साथ स्लाव्स कहा जाता था और ये पूरा एरिया ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था। सही कहा। और यहाँ हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे होते हैं। Awesome. Here's where it gets really interesting. अब चैप्टर के डीप कॉन्सेप्ट्स पर चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस, यही वो सवाल हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस एकदम क्लियर करते हैं। एकदम। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 11 से। What steps did the French revolutionaries take to create a sense of collective identity among the French people? इसके पॉइंट्स क्या-क्या होंगे? Points note कीजिए। Ideas of la patrie, that is fatherland, and le citoyen, citizen. New French tricolor flag replaced the royal standard. Estates General was elected by active citizens and renamed National Assembly. New hymns composed, oaths taken, martyrs commemorated, and centralized administrative system with uniform weights and measures. Lastly, French became the common national language. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अचानक से किसी भीड़ को देश का हिस्सा कैसे फील करवाया जाए? तो फ्रेंच क्रांतिकारियों ने नया ट्राइकलर झंडा बनाया, देश को पितृभूमि कहा, राष्ट्रीय गाने बनाए और सबसे जरूरी एक भाषा यानी फ्रेंच को प्रमोट किया। बिल्कुल, यूनिफिकेशन के लिए भाषा एक अहम कड़ी थी। अगला लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 12। Explain the political, social, and economic ideas supported by liberals in the early 19th century. पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक, तीन अलग पहलू हैं इसके। हाँ, पॉलिटिकल में आएगा एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन। सोशल में लिखना है फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। और इकोनॉमिक में freedom of markets, abolition of state-imposed restrictions on the movement of goods and capital. क्लियर है, लिबरल्स चाहते थे कि राजा का डिक्टेटरशिप खत्म हो और चुनी हुई सरकार बने, ये पॉलिटिकल हो गया। कानून के सामने सब बराबर हो, ये सोशल हो गया। और व्यापार में सरकार की रोक-टोक ना हो ताकि बिजनेस आगे बढ़े, ये इकोनॉमिक डिमांड थी। सही तरीके से ब्रेक डाउन किया। अब क्वेश्चन 13 पर चलते हैं। Describe the events and results of the Treaty of Vienna 1815. ट्रीटी ऑफ वियना, ये कंजर्वेटिव्स का मास्टर स्ट्रोक था ना? एकदम। इसके एग्जाम आंसर पॉइंट्स हैं hosted by Austrian Chancellor Duke Metternich. Goal was to undo changes of Napoleonic wars, restore monarchies, create a conservative order. Bourbon dynasty restored in France, and France lost conquered territories. Prussia, Russia, and Austria got new territories. The German Confederation of 39 states set up by Napoleon was left untouched. यानी जब नेपोलियन हारा
तो पुराने पावर्स जैसे ब्रिटेन, रशिया, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर यूरोप का मैप वापस पुराना जैसा करने की ठान ली। उनका मकसद बस ये था कि फिर से वही राजा महाराजाओं वाला कंजर्वेटिज्म वापस आ जाए। पर जैसा हमने पहले बात की, कल्चर भी एक बड़ा वेपन था। क्वेश्चन 14 यही पूछता है, हाउ डिड कल्चर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन इन यूरोप? गिव एग्जाम्पल्स। एग्जाम पॉइंट्स प्लीज। Folk songs, folk poetry, and folk dances were seen as the true spirit of the nation, or Volksgeist. Language example, in Poland, Polish language was used as a weapon of national resistance against Russian dominance. मतलब देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये इमोशन से बनता है। कल्चर, गाने और कहानियों ने यूरोप के लोगों को जोड़ा, और पोलैंड का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है, जहां देश गुलाम होने के बाद भी लोगों ने अपनी पोलिश भाषा का यूज करके विरोध किया और अपनी एकता बनाए रखी। Very well explained. चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं. What was the 1848 revolution of the liberals and what was the role of women in it? महिलाओं का रोल इसमें क्या लिखेंगे? Led by educated middle classes demanding creation of nation states on parliamentary principles. Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul. Role of women. Women formed their own political associations, founded newspapers, and took part in political meetings. Despite active participation, women were denied suffrage rights and admitted to the Frankfurt Parliament only as observers. ये सच में अफसोसनाक था। 1848 में मिडिल क्लास ने संविधान की मांग की। महिलाओं ने इसमें इतना बड़ा रोल प्ले किया, अखबार निकाले, प्रोटेस्ट्स किए, पर जब पार्लियामेंट बनने की बारी आई तो उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिला। उन्हें सिर्फ दर्शक या ऑब्जर्वर्स बनाकर गैलरी में खड़ा कर दिया गया। हाँ, ये लिबरल्स की एक डबल स्टैंडर्ड वाली सोच थी। खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जहां असल यूनिफिकेशन शुरू होता है। क्वेश्चन 16, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मनी का एक होना। लेट्स अनपैक द स्टेप्स। Nationalist feelings widespread among middle-class Germans. Prussia took leadership of the movement under Chief Minister Otto von Bismarck. Bismarck used the Prussian army and bureaucracy. 3 wars over 7 years with Austria, Denmark, and France ended in Prussian victory. January 1871, Prussian King William I was proclaimed German Emperor at Versailles. यानी बिस्मार्क ने दिमाग और ताकत दोनों लगाई। उन्होंने लंबे भाषण देने के बजाय आर्मी का इस्तेमाल किया। 7 साल में 3 बड़े युद्ध जीते और अलग-अलग टुकड़ों में बटे जर्मनी को एक ताकतवर देश बना दिया। और इसी के ठीक बाद इटली की बारी आई। क्वेश्चन 17, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। इटली भी तो अलग-अलग हिस्सों में बटा था ना? हाँ, एग्जाम पॉइंट्स हैं। Italy was divided into 7 states, only Sardinia Piedmont ruled by an Italian princely house. Giuseppe Mazzini's early efforts and formation of Young Italy. Chief Minister Cavour led the movement through diplomatic alliance with France, defeating Austrian forces. Giuseppe Garibaldi and his armed volunteers called Red Shirts drove out the Spanish rulers in the south. Finally, 1861, Victor Emmanuel II proclaimed King of United Italy. ये बिल्कुल एक टीम एफर्ट लगता है। मजीनी ने आइडिया दिया, कवोर ने पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी लड़ाई, और गैरीबाल्डी ने अपने वॉलंटियर्स के साथ ग्राउंड पर युद्ध लड़ा। सब मिलकर इटली एक हुआ और विक्टर इमैनुअल II वहां के राजा बने। सही पकड़ा। पर बाकी यूरोप की तरह ब्रिटेन की कहानी ऐसी नहीं थी। क्वेश्चन 18 यही है, हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप? ब्रिटेन, वहां तो कोई अचानक क्रांति नहीं हुई थी। Exactly. Points to note, not the result of a sudden revolution, but a long drawn-out process. English nation grew in wealth and power, dominating other ethnic groups like Welsh, Scot, Irish. Act of Union 1707 between England and Scotland formed United Kingdom of Great Britain. Scotland's culture was suppressed. Ireland was forcibly incorporated in 1801 after failed Catholic revolts. Symbols like the British flag, Union Jack, and national anthem were promoted. तो बाकी यूरोप में क्रांतियां हुई, युद्ध हुए नेशन बनाने के लिए, पर ब्रिटेन में इंग्लैंड ने धीरे-धीरे पैसे और ताकत के बल पर स्कॉटलैंड और आयरलैंड को दबा दिया। उनका कल्चर खत्म करके एक ब्रिटिश आइडेंटिटी थोप दी गई। ये आजादी नहीं, डोमिनेशन था। और इस आइडेंटिटी को दिखाने का एक और विजुअल तरीका था, जो हमारा क्वेश्चन 19 है।
Who were Marianne and Germania? What was the importance of the way they were portrayed? मारियान और जर्मेनिया, इसके कीवर्ड्स बताइए। They were female allegories or personifications of the French and German nations, respectively. Marianne for France, characteristics drawn from liberty and the republic, like red cap, tricolor, cockade, promoted national unity. Germania for Germany wears a crown of oak leaves as oak stands for heroism. Holds a sword protecting the German Rhine. Importance? They gave the abstract idea of a nation a concrete visual form, helping citizens identify with their country. जैसे हमारे यहाँ भारत माता का कॉन्सेप्ट है, वैसे ही फ्रांस ने मैरियान और जर्मनी ने जर्मेनिया की इमेज बनाई। देखिए, जब देश एक चेहरा बन जाता है तो आम जनता, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, उससे जल्दी कनेक्ट कर लेती है और उनमें देशभक्ति जागती है। बिल्कुल। अब हम अपने आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन पर हैं, क्वेश्चन 20। Why did nationalist tensions emerge in the Balkans? बाल्कन्स, ये तो बारूद का ढेर था उस वक्त। हाँ, एग्जाम आंसर पॉइंट्स हैं। Region of immense geographical and ethnic variation, spread of romantic nationalism, and the disintegration of the Ottoman Empire made it explosive. Balkan states were fiercely jealous and wanted to expand their territory at each other's expense. Big European powers like Russia, Germany, England, Austro-Hungary interfered to extend their own control over the area, leading to the First World War. तो स्टोरी ये है कि बाल्कन्स में छोटे देश ऑटोमन एम्पायर से आजाद होना चाहते थे और आपस में ही जमीन के लिए कटथ्रोट लड़ाई लड़ रहे थे। ऊपर से यूरोप के बड़े देश अपना प्रभाव जमाने वहां कूद पड़े। इस सब की वजह से टेंशन इतनी बढ़ी कि पूरी दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में धकेल दी गई। सही कहा। एक विचार जो आजादी के लिए शुरू हुआ था, वो आपस की जलनबाजी और लालच में आके पूरी दुनिया की तबाही का कारण बन गया। वाह, क्या सफर था। यूरोप एक बिखरे हुए राजवाड़ों से शुरू होकर मॉडर्न नेशन स्टेट्स में बदल गया। इस एक सिंगल चैप्टर में क्रांति, कल्चर, डिप्लोमेसी और युद्ध सब कुछ शामिल है। और इन 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से स्टूडेंट्स ना सिर्फ एग्जाम्स के लिए 100% तैयार होंगे, बल्कि उन्हें समझ आएगा कि आज की आधुनिक दुनिया के देश कैसे बने। इंग्लिश कीवर्ड्स मार्क्स दिलवाएंगे और ये हिंदी एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट को कभी भूलने नहीं देगा। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मैं एक आखिरी सवाल छोड़ता हूं सबके सोचने के लिए। 1848 में सॉरियो ने नेशनलिज्म का सपना एक शांतिपूर्ण, आजाद और डेमोक्रेटिक दुनिया के लिए देखा था। लेकिन 1914 आते आते इसी नेशनलिज्म ने बाल्कन्स में इतना जहर घोल दिया कि इसने पूरी दुनिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया। जब किसी नेशन का प्यार दूसरे नेशंस के लिए नफरत में बदल जाता है, तब क्या होता है? आज की दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में इस बारे में जरूर सोचिए। बहुत ही डीप थॉट है ये। डीप डाइव सेशन सुनने के लिए शुक्रिया। कीप लर्निंग।